देखिए स्टूडेंट, फिर से हम 10th क्लास का जो हमने कल पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी कर रहे थे, तो वही लेक्चर हम आज स्टडी करते हैं। थोड़ा सा रह गया था उस लेक्चर के अंदर, वही न्यूमेरिकल जो लास्ट का हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। और कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो फिर से देखिए कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस क्या बता रहा है हमें। हमने उस न्यूमेरिकल के अंदर ऐसा देखा था कि हमारे पास एक कनेक्टिंग वायर है। मान लेते हैं हमारे पास बेटा ए से बी एक कनेक्टिंग वायर है। ये हमारी क्या है, एक कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर है। और इसका अप्रोक्सीमेटली रेजिस्टेंस जो होता है ना बेटा, वो 0 के बराबर होता है। लेकिन ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। बट आर इस यहां पे अगर ओम्स लॉ इंप्लाइज करते हैं इस कनेक्टिंग वायर में, तो आर की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो आपका इंप्लाइज में रिजल्ट आएगा V इज इक्वल टू आई इंटू में 0। और आई इंटू 0 आप समझते हो किसी चीज से मल्टीप्लाई करना 0 हो जाता है, कि आई की वैल्यू इसमें क्या होगी, 0 होगी। अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो हम लिख सकते हैं कि V किसके बराबर आया, 0 के बराबर। ऐसा कतई नहीं है बेटा, इसका मतलब ये नहीं होता अगर इसका कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे इस वायर के अंदर करंट की वैल्यू 0 होगी या फिर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। कभी भी आप ऐसा मत समझिए। देखिए जैसे कई बार आपको ऐसा डायग्राम देखने को मिलता है कि मान लेते हैं आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है ऐसे, ठीक है। और इस यहां देखिए ये क्या है आपकी एक कनेक्टिंग वायर, एक कनेक्टिंग वायर। इसमें आपको एरो देखने को मिलता है, इसमें ऐसा लिखा मिलेगा आई है, लिखा मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा ऐसा। लेकिन आई की वैल्यू क्या है बेटा, 0 तो नहीं है। तो वही हम उसी कनेक्टिंग वायर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब समझिए क्वेश्चन का मतलब क्या है। अगर आर 0 अप्रोक्सीमेटली तो आई नॉट इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल टू 0 एंड V नॉट इक्वल टू 0। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीन्स in this connecting wire I and V are constant but not equal to 0। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पे अगर कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया A से B 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस पॉइंट पे भी 5 वोल्ट, इस पॉइंट पे भी 5 वोल्ट, इस पॉइंट पे भी, यानी कि कनेक्टिंग वायर के हर पॉइंट में 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। इसलिए मैंने क्या लिख दिया बेटा, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी प्रकार सिमिलरली I की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। मान लेते हैं I की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 एम्पियर है। तो I की वैल्यू इस पूरी ब्रांच में कितनी रहेगी, 3 एम्पियर रहेगी। इसलिए हम पूरी ब्रांच में क्या लिखते हैं, I लिखते हैं। I कब तक लिखेंगे I, जब तक कोई दूसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस ना आ जाए। अब यहां से मान लो कोई दूसरा एक कंडक्टर आ गया बीच में, वेरिएबल रेजिस्टेंस आ गया, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर पूरी कनेक्टिंग वायर है तो आई की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हमारा कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस। ठीक है, कल हमने रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा, आज हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे और रेजिस्टेंस क्या है, कैसे पैदा होता है, हम सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस, हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, एक बार थोड़ा सा एक एग्जांपल समझिए। मान लेते हैं आपके पास एक बस है, ठीक है। आपके पास क्या है बेटा, एक बस है। इस बस में एक 100 लोग बैठे हुए हैं या 100 लोग खड़े हैं, 100 पैसेंजर इसके अंदर हैं, 100 पर्सन है इसके अंदर, ठीक है। और एक को बोला गया कि आप यहां से फर्स्ट विंडो से इसके अंदर एंटर कीजिए और इस बस को इस सेकंड विंडो से क्या करना है, आपने लीव करना है यहां से, ठीक है। अब मैं यहां से एंट्री करवाता हूं इसकी, ऐसा बोला गया, ऐसा कि इसके अंदर एंट्री कीजिए और यहां से आपको क्या करना है, इसको लीव करना है। अब यहां पे कितने व्यक्ति होंगे, बहुत सारे व्यक्ति होंगे यहां पे, क्योंकि कितने हैं, 100 हैं ऐसे।
अब देखिए ये कितने होंगे 100, इस बस के अंदर 100 पर्सन बैठे हुए हैं। जब ये एक्चुअली रियल लाइफ का एग्जांपल है, डे लाइफ का, जब ये यहां से इसमें फर्स्ट विंडो में एंट्री करेगा और लीव करेगा सेकंड विंडो से, तो इतने जो 100 पर्सन बैठे हुए हैं, काफी भीड़ होगी, क्राउडेड होगी बस के अंदर, तो ये 100 इसका क्या करेंगे अपोज, मतलब जब यहां से इसको निकलना होगा तो ये इनके ऊपर फोर्स अप्लाइड करेंगे और ये इनके ऊपर फोर्स अप्लाइड करेगा। ऐसे एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे फोर्स, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं बेटा, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ऐसे जब ये एक दूसरे के डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोलिजन, क्या होगा कोलिजन, मतलब ऐसा होगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ऐसा इन दोनों के बीच में क्या हो गया बेटा कोलिजन। कोलिजन क्या हो गया कोलिजन। इस कोलिजन की वजह से एक नई प्रॉपर्टी डेवलप होगी, यानी कि एक नई प्रॉपर्टी डेवलप होगी यहां पे इस कोलिजन की वजह से। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बेटा रेजिस्टेंस। यानी कि प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, अपोजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, देखिए ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर, दोनों में कोलिजन हो गया, दोनों ने एक दूसरे का क्या किया अपोज। अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हमने क्या नाम दे दिया रेजिस्टेंस। उसको हमने क्या नाम दे दिया रेजिस्टेंस। बेसिकली रेजिस्टेंस का रीजन क्या है, तो कोलिजन। क्या है बेटा कोलिजन। तो आप लिखोगे व्हाट इज द बेसिक काज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या लिखोगे रीजन में लिखोगे region due to collision among of ions. Due to collision among of ions is resistance is produced, is resistance is produced। अब रेजिस्टेंस क्या कर रहा है बेटा, देखिए अपोज क्या कर रहा है अपोज। अपोजिंग की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है अपोजिंग की। जितना ज्यादा अपोज होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि अपोजिंग इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा इंक्रीज। अपोजिंग इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फिर से समझिए, जब भी दो चीजें टकराएंगी, कोलिजन होगा दोनों चीजों के बीच में, उनके अपोजिशन के कारण एक रेजिस्टेंस डेवलप, एक प्रॉपर्टी डेवलप होगी। उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज बेसिकली ए अपोजिंग फोर्स। रेजिस्टेंस इज बेसिकली ए अपोजिंग फोर्स। आइए इसकी हम डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। तो डेफिनेशन लिखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए conductor, the property of a conductor due to which it opposes the flow of current, opposes the flow of अब अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये स्विच होता है, और इसके अंदर क्या है, इस कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं फ्री चार्जेस। अब फ्री चार्जेस कितने होंगे, बहुत सारे फ्री चार्जेस होंगे। अब बहुत सारे फ्री चार्जेस होंगे, उनकी स्पीड कितनी होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड, जो रेंडमली फ्री जो स्पीड होती है। अब आपको पता है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे, दूसरे चार्ज को लेके भेजेंगे, एनर्जी को देके भेजेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो दूसरी एनर्जी, एक एनर्जी हम ऐसे भेज रहे हैं, कुछ एनर्जी ऐसे है, तो इन दोनों में क्या होगा कोलिजन होगा। उस कोलिजन की वजह से एक प्रॉपर्टी पैदा होगी, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस इस नई एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, उस एनर्जी की डायरेक्शन क्या है, ये है। हमारी एनर्जी की डायरेक्शन क्या है, ये है। दोनों क्या करेंगे अपोज, दोनों क्या करेंगे अपोज। जब वो अपोज करेंगे तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। यानी कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी पैदा हुई। पहले कैसे पैदा हुई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो किस तरीके से डेवलप हुई थी। वो प्रॉपर्टी जैसे डेवलप हुई, उस प्रॉपर्टी वो क्या करेगी, जब इसमें हम एनर्जी भेजेंगे, यहां से एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो इस एनर्जी का वो क्या करेगी अपोज करेगी। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजिस्टेंस, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजिस्टेंस। ओके, ये है आपका रेजिस्टेंस।
इसको किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो इसकी बेटा एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट है इसकी ओम। ओम, ओम सिंबल क्या है इसका, ये बेसिकली आर इज इक्वल टू वी बाई आई, वी बाई आई, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। ये ओम्स लॉ से हमने डिराइव किया था, तो ये इसका यूनिट है ऐसा। और यहां से बेटा हम इसके बारे में और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं कि आप आपसे कई बार डेफिनेशन ये भी पूछी जा सकती है कि बताइए 1 ओम क्या है, 1 ओम क्या है, 1 ओम की डिफाइन कीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर में आया हुआ है। डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम। अब 1 ओम को डिफाइन करने के लिए कैसे, सबसे पहले आप फॉर्मूला राइट करोगे किसका, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का होता है V बाई आई। ये फॉर्मूला हमने कहां से निकाला बेटा, ओम्स लॉ से। कहां से निकाला, ओम्स लॉ से। कैसे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आई आर एंड I इज इक्वल टू V बाई आर एंड R इज इक्वल टू V बाई आई। ये ऐसे निकाला हमने, ये फॉर्मूला यहां से डिराइव किया है, R का फॉर्मूला। ओके, अब ध्यान से समझिए, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट होती है बेटा वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम। ठीक है, अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं, इसको मैं 1 वोल्ट मान लेता हूं और इसको 1 एम्पियर। यानी कि ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, यानी कि उस कंडक्टर के एंड पे अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करता हूं, कितना, मान लेते हैं मेरे पास ये कंडक्टर है, मेरे पास ये क्या है बेटा, एक कंडक्टर है, इसके इस कंडक्टर पे इसके पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस में यहां मैं एक बैटरी लगा देता हूं। यहां क्या लगा देता हूं, ऐसे लगा के बैटरी, जब एक बैटरी लगाऊंगा तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देता हूं। कितना देता हूं, 1 वोल्ट। और हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है, जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना इस कंडक्टर में क्या पैदा हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा। उतना ही बेटा इसमें क्या पैदा हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा। अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं तो करंट भी कितना बन गया, 1 एम्पियर। तो यहां पे हमने लिख दिया 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। 1 बाई 1 क्या होता है, हमेशा क्या देगा आपको, 1 नहीं देगा, तो किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो देखिए, तो रेजिस्टेंस भी कितना आया इस कंडक्टर में, रेजिस्टेंस कितना हुआ, 1 ओम। कितना हुआ, 1 ओम। तो हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, राइट कीजिए इसकी डेफिनेशन। व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन 1 volt potential difference applied across the end of the conductor, applied across the end of the conductor, then a current of 1 ampere, then a current of 1 ampere flow through it, then resistance is said to be, then resistance is said to be 1 ohm, then resistance is said to be 1 ohm, then resistance is said to be 1 ohm। अब देखिए, रेजिस्टेंस से ही हम और डिस्कस कर सकते हैं छोटी छोटी चीजें। आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू, कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू याद करनी होंगी और वो आपकी बुक के अंदर दी मिलेंगी या अपने डाटा में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दूंगा कि किसका रेजिस्टेंस कितना होता है। रेजिस्टेंस के बेस पे ही हम कंडक्टर को क्लासिफाइड करते हैं, जिसकी रेजिस्टिविटी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, वो लेस कंडक्टर होगा, और जिसका रेजिस्टेंस बेटा क्या होगा, कम होगा, वो लार्ज कंडक्टर होगा, यानी कि उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताइए, आपको 4 कंडक्टर दे देगा, इनमें से सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए उसमें कि किसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है और किसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। उसके बेस पे ही आप उनको क्लासिफाइड कर पाओगे कि कौन सा कंडक्टर अच्छा और कौन सा कंडक्टर अच्छा नहीं है। ठीक है, ज्यादातर जैसे आपसे पूछ रहे इंसुलेटर में भी तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4-5 टाइप के इंसुलेटर दे दिया आपको, 4 टाइप के, उनमें से पूछ लिया बताइए इनमें से बेस्ट इंसुलेटर कौन सा है, तो आपने क्या देखना है, जिसका लार्ज 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 रेजिस्टेंस होगा वही अच्छा इंसुलेटर होगा, जिसका लार्ज क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस होगा, वही अच्छा इंसुलेटर होगा। ओके, तो ये आपका रेजिस्टेंस। ओके, इसमें आगे डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग, हेडिंग डालिए, फैक्टर
affecting of रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, पहला फैक्टर अफेक्टिंग डालिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the length of कंडक्टर। इसको लिखेंगे हम ऐसे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, रेजिस्टेंस of a conductor is inversely proportional to the area of क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लिखेंगे इसको ऐसा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ए क्या है बेटा यहां पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक कंडक्टर है ऐसा, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन होता है इसके फ्रंट का एरिया। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम, तीसरा किस पे डिपेंड करता है, तो तीसरा डिपेंड करता है थर्ड पॉइंट पे आर इज, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to the temperature। तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहला, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सेकेंड, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि तीनों मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल पहली इक्वेशन, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी कि एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेकेंड इक्वेशन, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है यहां पे, तो मैं लिख देता हूं डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो इन चीजों पे डिपेंड करता है। अब इन चीजों पे डिपेंड कैसे करता है, मान लेते हैं अपने पास एक कंडक्टर है बेटा, ठीक है, अगर इसकी लेंथ को बढ़ा दोगे, मान लो इसकी लेंथ एल है और इसकी लेंथ को आपने इंक्रीज कर दिया, अगर इसकी लेंथ को आपने क्या कर दिया, एल को इंक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी बेसिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो आप डाल सकते हो ये पॉइंट, इफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज increased, then resistance of a conductor also increase। कैसे इंक्रीज होगा, लेंथ को बढ़ाने से। अब सपोज करो एक लेंथ 1 मीटर थी, एक लेंथ क्या थी, 1 मीटर, हमने लेंथ को डबल कर दिया। लेंथ को डबल करने से एटम ज्यादा आएंगे, नंबर ऑफ एटम बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन, बेसिक रीजन क्या था, कोलिजन अमंग ऑफ पॉइंट। अगर कोलिजन ही बढ़ गए तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया। सिंपल सी बात है, क्योंकि उनको कोलिजन कैसे बढ़ेंगे, जैसे ये सेम है, जैसे ये लेंथ, इसको मैंने खींच के लंबा कर दिया। लंबा करने का मतलब इसका एरिया ए था, कुछ एरिया ए होगा, अब इसको लंबा कर दिया ऐसे, एरिया छोटा हो जाएगा। अब इनको चलने के लिए क्या चाहिएगा, गैप कम हो गया। चलने के लिए अगर इनके बीच में गैप कम पड़ गया तो कोलिजन क्या होगा, फास्ट होगा। कोलिजन फास्ट होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो समझ में आया रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा। तो फिर से देखिए, फिर से मैं क्विक रिवीजन लेता हूं। कैसे क्विक रिवीजन है, अगर आपने लेंथ को बढ़ा दिया,
किसको बढ़ा दिया बेटा, लेंथ को बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेजिस्टेंस का क्या होगा, तो बताइए, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा उसके हम न्यूमेरिकल के अंदर डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस लेंथ को डबल करने से क्या होता है, एरिया को डबल करने से क्या होता है, एरिया को छोटा करने से क्या होता है, इन सारी चीजों की हम न्यूमेरिकल्स के अंदर एक न्यूमेरिकल आपको ऐसा करवाऊंगा जिसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि लेंथ को डबल करने से या लेंथ को छोटा करने से, बड़ा करने से क्या होता है। देखिए लेंथ को डबल करने के टू वे होते हैं, एक तो सिंपल वे होता है, जैसे आपको बोलते कि लेंथ को मैंने डबल कर दिया, एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं आया, तो सिंपल सी बात, उसमें क्या चेंज आएगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने आपको क्या बोला बेटा, न्यूमेरिकल करवाता हूं, मान लो आपको मैंने ऐसा बोला कि मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, क्या है मेरे पास है, कंडक्टर, इसकी लेंथ को मैंने कितना कर दिया बेटा, डबल कर दिया, एल को कितना कर दिया मैंने, 12 कर दिया, एल को कितना कर दिया, 12, एल को कितना कर दिया, 12 कर दिया, और एरिया कांस्टेंट रखा, एरिया को क्या रखा मैंने, कांस्टेंट, और आपसे पूछा गया फाइंड आर डैश, यानी कि न्यू आर यानी कि नया रेजिस्टेंस बताइए इस कंडक्टर का, तो कैसे निकालोगे, उसके लिए आप इन इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, उसके लिए इन इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या करोगे बेटा, देखिए मैं यहां पे अच्छे से बना के दिखाता हूं आपको कैसे सोल्व करनी इक्वेशन। यहां पे देखिए पहली इक्वेशन कौन सी थी, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, फर्स्ट इक्वेशन, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, सेकेंड इक्वेशन, तो क्या करते हैं बेटा, इनको कंबाइंड द इक्वेशन, कंबाइंड द इक्वेशन, कंबाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन को कंबाइन कर लो, तो क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये एल एज इट इज जुड़ जाएगी, दोनों में आर कॉमन है, तो नीचे डिवाइड में ए आ जाएगा। अब ये इस कांस्टेंट को हटाना हमें पता ही है कैसे हटाते हैं, तो लिखेंगे आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जोड़ना सबको आना चाहिए, इक्वेशन कंबाइन की है, कोई सिंपल कोई ज्यादा मैंने वो नहीं किया है, ये है रो, ये क्या आपकी रो, रो रो, यानी कि एच वर्ड साइलेंट है, यहाँ पे एच वर्ड क्या है, साइलेंट, इसको क्या बोलते हैं, रो, क्या बोलते हैं, रो, इसका सिंबल ऐसा होता है, ऐसा, ये होता है रो, क्या होता है बेटा, ये रो, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, क्या इक्वेशन बन गई, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये एक फॉर्मूला आ गया आपके पास, किसका फॉर्मूला आ गया, रेजिस्टेंस का, दो फॉर्मूले आए थे, पहले आया था आर इज इक्वल टू वी बाई आई, एक ये फॉर्मूला आया था, एक ये फॉर्मूला आपके पास आया, दो फॉर्मूले आए हैं आपके पास, पहला फॉर्मूला आर इज इक्वल टू वी बाई आई, दूसरा आया आपके पास रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, ठीक है, तीन फैक्टर डिपेंड करते हैं, लेंथ बढ़ेगी तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया कम, एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को कम करोगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। अब टेम्परेचर से कैसे बढ़ता है, तो देखिए जैसे किसी कंडक्टर को हम टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देने से उसके आयंस जो हैं वो क्या गेन कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी को, और जब वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये टर्म तो क्या है बेटा, ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, और ये चीज बढ़ गई, ये चीज बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब वो तेजी से भागेंगे तो कोलिजन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, अगर कोलिजन फास्ट होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अच्छा तो यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला निकल गया, इस फॉर्मूले में एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर, रो क्या है, रो इज कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट, इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी, इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन मटेरियल, ये किसके चेंज होने से चेंज होगी, जैसे मैंने कॉपर लिया उसकी रेजिस्टिविटी रो 1 है, सिल्वर लिया उसकी रेजिस्टिविटी रो 2 है, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कॉपर लिया और दूसरा भी कॉपर ले रखा है, उसकी रेजिस्टिविटी रो 1 है तो दूसरे कॉपर की रेजिस्टिविटी रो 2 हो जाएगी, नहीं, जैसे ही आप मटेरियल को चेंज करोगे तब आपकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज आपकी रेजिस्टिविटी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन मटेरियल या नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल,
यानी कि डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट रेजिस्टिविटी, डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट रेजिस्टिविटी। अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी क्या है, सेम है। तो ये फॉर्मूला क्लियर है सबको। इस फॉर्मूले पे हम डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। आइए मैं एक आपको अच्छा न्यूमेरिकल करवाता हूं। वो एक न्यूमेरिकल है जिससे आपका लगभग जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। वो कैसे क्लियर होंगे देखिए, न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने आपको एक कंडक्टर दे दिया जिसकी यह लेंथ है, और इसको लेंथ को कितना कर दिया गया, डबल कर दिया गया, लेकिन एरिया में कोई चेंज नहीं आया। पहले लेंथ एल थी तो एरिया ए था, अब लेंथ को कितना कर दिया 12 कर दिया, लेकिन एरिया ए है। और आपसे कहा गया फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। तो सॉल्यूशन डालेंगे। पहला फॉर्मूला देखिए, इसके लिए रेजिस्टेंस लिखना है। पहले इसके लिए क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टिविटी रो है, ये भी किसका है बेटा, ऊपर का है, और ये भी किसका लिया मैंने, ऊपर का। तो इसकी रेजिस्टिविटी भी कितनी हुई, रो, और इसकी रेजिस्टिविटी भी कितनी हुई, रो। तो रेजिस्टिविटी कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हमने आर को लिखा रो एल बाई ए। इसकी लेंथ कितनी थी, एल, इसका एरिया कितना था, ए, इसलिए एल बाई हमने क्या लिख दिया, ए। अब यहां पे लिखेंगे आर डैश, आर डैश, रो तो एज इट इज कॉन्स्टेंट है वैसा ही लिखेंगे, क्योंकि रो तो चेंज हो ही नहीं रहा। क्या चीज चेंज हुई है, एल से 2L बन गई, तो यहां लिखेंगे 2L बाई ए, 2L बाई ए। अब देखिए आप कितना चेंज हुआ है, आप आराम से निकाल सकते हैं। न्यू देखिए वैल्यू रख के देख सकते हैं। इन दोनों को कंपैरिजन मेथड कंपेयर कीजिए, और कंपेयर करके इसको क्या कर लोगे, कैलकुलेट करोगे। तो आप देखोगे न्यू जो रेजिस्टेंस आएगा वो 2R के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 2R। यानी कि देखिए पहला रेजिस्टेंस कितना था, R, अब कितना हो गया, 2R। कितना हो गया, 2R। रेजिस्टेंस लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, डबल। लेकिन ध्यान रखना है कैसे, एरिया को क्या रखा गया, कांस्टेंट। क्या बोला जाए, एरिया को कांस्टेंट। क्या बोला जाए, एरिया को कांस्टेंट। तो ऐसा न्यूमेरिकल। दूसरे न्यूमेरिकल में देखते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें देखिए, उसमें आपको ऐसा मिलेगा, उसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कैसा, देखिए ऐसा दिए मिलेगा। एग्जांपल्स देखिए, सेकेंड एग्जांपल में ऐसा मिलेगा आपको। मान लेते हैं आपके पास एक कंडक्टर है, आपके पास क्या है, कंडक्टर, जिसका एरिया ए है, लेंथ एल है, और आपको इस तरीके से बोला गया, ये रोड है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर इज बीटन, कंडक्टर इज बीटन, पीट के उसको क्या कर दिया गया, लंबा, पीट के उसको क्या कर दिया गया, लंबा कर दिया गया। लंबा करने के बाद जो उसकी लेंथ है वो 12 कर देगी, डबल कर देगी, पीट के। अभी पहले लेंथ को क्या नहीं किया हमने, बेटन नहीं किया था, सिंपल बोला गया था, लेंथ को 12 कर दिया, एरिया को कांस्टेंट रखे। अब हमने क्या बोला कि कंडक्टर है, लेंथ एल है, एरिया ए है, इसको पीट के डबल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, डबल। यानी कि जो नया कंडक्टर बना, ऐसा बना, लेंथ एल थी तो लेंथ कितनी होगी, 12। अब पीट के लंबा किया है तो एरिया में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो हमने इसका एरिया क्या लिख लिया, हमने ए डैश। क्या लिख लिया, ए डैश। हमने ये पहले कॉपर का लिया था, तो बाद में भी किस कैसा रहेगा, ये कॉपर का ही रहेगा। अगर कॉपर का रहेगा तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी बेटा, रो। तो यहां पे भी इसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, रो रहेगी। तो इसके लिए फॉर्मूला सॉल्यूशन करते हैं। पहले इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, R इज इक्वल टू, रो है इसकी रेजिस्टिविटी, एल है इसकी लेंथ, और एरिया है इसका ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे इसके लिए लिखते हैं साइड में R डैश। R डैश कैसे लिखेंगे, रो सेम है वही लिखनी है अपने, रो तो वही लिखनी है ना जो हमने हमारे पास है। तो रो एल कितनी लिखोगे, 2L, एरिया कितना लिखोगे, ए डैश। अब हमने क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। क्या निकालना है, ए डैश। अब ए डैश को कैसे निकालेंगे, देखिए पहले ध्यान से। अब सिंपली एरिया के अंदर चेंज होने का मतलब है इसके वॉल्यूम में चेंज आना, पीट के चेंज किया है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए यहां पे मैं शॉर्ट में करता हूं। इसका वॉल्यूम कैसे, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V, और इसका मान लेते हैं V1। तो पहले का V कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू में लेंथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ
ब्रेथ, हाइट, तीनों के मल्टीप्लिकेशन कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो v कैसे निकलेगा, एरिया इंटू में लेंथ, इसका निकलेंगे हम v डैश या v1, तो कैसे निकलेगा a1 इंटू में 2l, a1 इंटू में 2l। दो इक्वेशन आ गई। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, a डैश, l से l मर गया तो a डैश कैसा आया बताओ, a डैश a/2। अब आपके पास a डैश आ गया, आपके पास क्या आ गया, a डैश। तो वैल्यू पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट करोगे तो क्या बन गया, रो 2l/a/2। अब इन दोनों को क्या कर लो, कंपेयर, इन दोनों को क्या कर लो, कंपेयर। जब आप कंपेयर करोगे तो जो r डैश आएगा, जो कंपेयर करोगे तो r डैश जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 4l के बराबर। कर लो कंपेयर, ये ऊपर चला जाएगा 4l आ जाएगा, a से a मर जाएगा, रो से रो मर जाएगा, कितना आया 4l के बराबर आया। r डैश किसके बराबर आया 4l। तो न्यू रेजिस्टेंस किसके बराबर आया, न्यू रेजिस्टेंस किसके बराबर आया, 4r के बराबर आया। किसके बराबर आया, 4r। अभी पिछले में हमने क्या किया था, 2r के बराबर आया, इसमें किसके बराबर आया, 4r के बराबर। तो एक सिंपल न्यूमेरिकल था ये, बहुत सिंपल। कंपेयर कीजिए, देखिए फिर से ये 2 ऊपर चला गया, 2 से 2 कितना, इसको क्या लिख सकते हैं, रो 4l/a। अब देखिए ये r है, ये r डैश है, ये r है और ये r डैश है। तो कंपेयर कीजिए, कंपेयर करोगे तो क्या आया, रो से रो मर गया, a से a मर गया, आराम से कैंसिल आउट हो गए, आराम से निकल गया। तो r डैश किसके बराबर आया, 4r के बराबर आया। l से l मर जाएगा तो आराम से निकल के 16 आ गया, ये उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, r डैश इज इक्वल टू 4r आ गया। तो ये आपका एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल। ऐसे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, इसी टाइप के न्यूमेरिकल हमेशा पूछे जाएंगे आपसे। तो बहुत सारे और भी वैरायटी आएगी, जैसे आप रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हो तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो 12th क्लास के सिलेबस में है। वो काफी अच्छे IIT लेवल्स के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के बेसिस पे, ठीक है। तो यहां तक आपने करना है 10th क्लास, ठीक है। हमारा ओम्स लॉ कंप्लीट होता है, ओम्स लॉ की स्टडी हमारी कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे हम, वो रेजिस्टिविटी की मैंने बता ही दी है। रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या है, रेजिस्टिविटी इसकी यूनिट और बता देता हूँ आपको, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही डिस्कस करेंगे। रेजिस्टिविटी की फैक्टर अफेक्टिंग किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, कैसे वेरी करती है, और एक टेबल मैं आपको दूंगा, वो टेबल यहाँ पे वो आपको बनवाई जाएगी, वो टेबल आपने नोट भी कर लेनी है, किसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, कितने टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। ओके, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट की डायरेक्शन, टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। पहला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में सबने आंसर देना है। देखिए बेटा, कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो, उससे मेरे को भी ये पता चलेगा कि आपने रियलिटी के अंदर पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ठीक है। इससे टीचर्स को ये पता चलता है कि आप होमवर्क कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो है टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है टेल अबाउट द व्हाट, यानी कि बताना है करंट किस टाइप की क्वांटिटी है। पहला ऑप्शन है आपके पास स्केलर, सेकंड ऑप्शन है आपके पास वेक्टर, थर्ड ऑप्शन है आपके पास टेंसर, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दिस। ये दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन अच्छे से आंसर देने हैं बच्चों। थैंक यू।